नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल तक आवाज में एक नई वीडियो के साथ। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजस्थान के अजमेर से सटे भांवता गांव में कोरोना विस्फोट, 72 घंटे में 6 पॉजिटिव केस। सबसे बड़ा खतरा, 3 दिन में सैकड़ों मजदूर अपने गांव लौटेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात सहित कई राज्यों के मजदूर वापस आने वाले हैं। अजमेर जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 250 पहुंची है। बता दें कि ये सभी अलग अलग रास्तों और साधनों से गांव पहुंचेंगे। ऐसे में इन पर निगरानी रखना चिकित्सा विभाग व प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को अजमेर जिले में 5 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। भांवता गांव से 2, नूरियावास, नसराबाद के राजनारायण रोड व अजमेर शहर के आदर्श नगर से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही अजमेर के लिए राहत की खबर, कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को अजमेर के लिए एक सुखद खबर भी आई। जेलन अस्पताल के कोविड-19 वार्ड से ठीक होने के बाद 2 सप्ताह से तबीजी स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले 35 लोगों को शुक्रवार को घर भेज दिया गया। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। राजस्थान से एक अच्छी तस्वीर, पलायन कर रहे मजदूरों को एसीपी ने अपने हाथ से पहनाई चप्पल, जगह जगह कैंप लगाकर की गई मदद। बता दें कि ट्रेन से आए यात्रियों को बसों में बैठाने के बाद उन्हें खाने के साथ छाछ और पानी दिया जा रहा है। अलग अलग संस्थाएं पलायन कर रहे श्रमिकों को खाना और कपड़े तक उपलब्ध करवा रही हैं। बता दें कि राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को 177 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा जयपुर जिला जेल से सामने आया, जहां 116 कैदी संक्रमित पाए गए, जिसके साथ जयपुर में कुल 122 नए संक्रमित मिले हैं। साथ ही डूंगरपुर में 21, उदयपुर में 9, जोधपुर और भीलवाड़ा में 6, अजमेर में 4, सिरोही में 2, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, पाली, सीकर, कोटा, झुंझुनू और भरतपुर में एक संक्रमित मिला, जिसके बाद संक्रमितों का कुल आंकड़ा 4,924 पर पहुंच गया। इनमें कुल 2,785 लोग रिकवर भी हो चुके हैं, जिसमें से 2,480 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब राज्य में सिर्फ 2,014 एक्टिव केस ही बचे हैं। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। तूफान में उड़ा पुलिस का ड्रोन, 2 दिन बाद मिला। सब्जी मंडी के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग की निगरानी में लगा था। दोस्तों, लेके चलते हैं बीकानेर के इस खास और मजेदार खबर की ओर कि शहर पुलिस को ड्रोन कैमरे की मदद से सोशल डिस्टेंसिंग पर निगरानी रखना तब महंगा पड़ गया जब अचानक आया तूफान ड्रोन को ही उड़ा ले गया। बता दें कि बीकानेर में तेज तूफान के चलते ड्रोन नियंत्रण से बाहर हो गया और वह हवा में उड़ गया। यह देखकर पुलिस की सांसें फूल गई और वह सोशल डिस्टेंसिंग की निगरानी छोड़कर ड्रोन की तलाश में शहर की खाक छानने में जुट गई। करीब 26 घंटे के बाद शुक्रवार रात को ड्रोन की 5 किलोमीटर दूर जानकारी मिली, जिसे पुलिस ने शनिवार सुबह अपने कब्जे में लिया। इससे पुलिस की जान में जान आई। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। 1 जुलाई को कक्षा 12वीं के बिजनेस स्टडीज के पेपर से होगी स्थगित परीक्षाओं की शुरुआत। राजस्थान के अजमेर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की शेष परीक्षाओं की शुरुआत 1 जुलाई को बिजनेस स्टडीज के पेपर से होंगी। स्टूडेंट व टीचर्स के पास पहुंचे एक पेज के एक टाइम टेबल में ये जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक सीबीएसई की ओर से अधिकृत रूप से परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। इस परीक्षा कार्यक्रम को लेकर स्टूडेंट में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। ग्रीन जोन को पूरी तरह खोला जा सकता है, ऑरेंज और रेड जोन में रहेंगी कम पाबंदियां। बता दें कि कोरोना के प्रसार की गति को कम करने के लक्ष्य के साथ लागू देशव्यापी लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त हो रहा है। इस बात के स्पष्ट संकेत है कि लॉकडाउन इसके बाद भी जारी रहेगा। मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन अभी पूरी तरह नहीं हटेगा। हालांकि उन्होंने चौथे चरण में ज्यादा छूट का भी संकेत दिया था। बता दें कि कोई भी राज्य लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने के पक्ष में नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, असम और तेलंगाना लॉकडाउन को जारी रखना चाहते हैं। इनमें से कुछ राज्य जोन तय करने का अधिकार अपने हाथ में चाहते हैं। राज्यों का यह अनुरोध माना जा सकता है ताकि राज्य जमीनी हालात के आधार पर किसी क्षेत्र में लोगों की आवाजाही या आर्थिक गतिविधियों को लेकर फैसला कर सकें। दोस्तों, बता दें कि अभी कोई भी राज्य लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने के पक्ष में नहीं है। साथ ही साथ रेल और हवाई जहाज का परिचालन शुरू होने में वक्त लग सकता है। बता दें कि बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत कई राज्य कम से कम मई के अंत तक इन सेवाओं को पूरी तरह चालू करने के पक्ष में नहीं हैं। क्या चाहते हैं राज्य? हम बता दें कि सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों वाले महाराष्ट्र की सरकार मुंबई
इसके उपनगरीय इलाकों और पुणे में सख्त लॉकडाउन चाहती है। राज्य सरकार एक जिले से दूसरे जिले और दूसरे राज्य के लिए किसी भी तरह के परिवहन की अनुमति नहीं देना चाहती। दूसरे सबसे ज्यादा मरीजों वाला गुजरात बड़े शहरी केंद्रों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करना चाहता है। दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल की सरकारें आर्थिक गतिविधियां शुरू करना चाहती हैं। केरल की सरकार रेस्टोरेंट और होटल भी खोलना चाहती है। प्रवासी मजदूरों के आने के बाद मामलों में बढ़ोतरी का सामना कर रहे बिहार, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्य लोगों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध के साथ कड़ाई से पालन कर रहे हैं। संकट अभी भी मंडराया हुआ है, तो सभी राज्य इसके लिए सही कदम उठाने के पक्ष में हैं। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। आत्मनिर्भर पैकेज का चौथा चरण। केंद्र शासित राज्यों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा, लगाए जाएंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बता दें कि कोरोना महामारी के संकट से उबरने के लिए प्रधानमंत्री के बताए 20 लाख करोड़ के पैकेज के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा, इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुश्किल हालातों से गुजर रही राज्यों की पावर जनरेटिंग कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 90,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। बता दें कि उन्होंने क्या घोषित किया। केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण किया जाएगा, इससे बेहतर सेवा मिलेगी और पावर वितरण में मॉडल के रूप में विकसित करेंगे। बाकी राज्य भी इनसे प्रेरित होंगे, इससे बिजली क्षेत्र में स्थिरता आएगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसके लिए किया गया है। बता दें कि सरकार के इस कदम से बिजली कंपनियों के साथ ग्राहकों को भी फायदा हो सकता है। डिस्कॉम कंपनियों की अक्षमता का असर ग्राहकों के ऊपर न पड़ने देने के फैसले से उन्हें राहत मिलेगी। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। रक्षा क्षेत्र में स्वदेश पर जोर। पीपीपी मॉडल पर होगी 6 हवाई अड्डों की नीलामी। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी चौथी चरण की घोषणा की। सीतारमण की ओर से बुधवार से लगातार रोज शाम 4 बजे मीडिया के सामने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों, सेक्टर्स एवं उद्योगों के लिए किए जा रहे उपायों की घोषणा की जा रही है। वित्त मंत्री ने अब तक की 3 किस्तों में किसानों, पशुपालकों, एमएसएमई सेक्टर, प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर्स और अन्य तबके के लिए कई तरह की राहत उपायों की घोषणा की है। ये घोषणाएं क्या क्या है, हम आपको बताते हैं विस्तार से। पहला, परमाणु ऊर्जा से जुड़े सुधार में रिसर्च रिएक्टर की स्थापना। वित्त मंत्री ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से जुड़े सुधार में रिसर्च रिएक्टर की स्थापना पीपीपी मॉडल पे होगी। उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना वायरस के दौरान और पहले कैंसर के लिए भी दुनिया के कई देशों को दवाइयां भेजी हैं। इस दिशा में और आगे बढ़ना है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीपीपी मॉडल में एकीकृत खाद्य संरक्षण केंद्र स्थापना होगी। इससे रेडिएशन तकनीक द्वारा प्याज जैसी खाद्य वस्तुओं की सेल्फ लाइफ बढ़ाने में मदद मिलेगी और किसानों को एक अधिक मुनाफा मिलेगा। दूसरा, उन्होंने इसरो का जिक्र किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो ने भारत को काफी ख्याति दिलाई है। सरकार इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना चाहती है। इसके लिए सरकार उपग्रहों, प्रक्षेपण एवं अंतरिक्ष आधारित सेवाओं को लेकर निजी कंपनियों को लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराएगी। निजी क्षेत्र को क्षमता में सुधार के लिए इसरो की सुविधाओं और परिसंपत्तियों के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए। अगला बिंदु, केंद्र शासित प्रदेशों में डिस्कॉम का होगा निजीकरण। बता दें कि इसके लिए एक टैरिफ पॉलिसी लाई जाएगी। इसमें एक चीज का ध्यान रखा जाएगा कि उपभोक्ताओं को उनका अधिकार हासिल हो सके। डिस्कॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना होगा। इससे विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को समय पर भुगतान मिलेगा। अगला बिंदु यह है कि वित्त मंत्री ने कहा कि मात्र 60% भारतीय एयर स्पेस सिविल एविएशन के लिए है। इस स्पेस का ठीक उपयोग हो, फ्यूल बचे, कम से कम समय में यात्रा स्थान तक पहुंच सके, इसके लिए काम होगा। इससे विमानन क्षेत्र को 1000 करोड़ का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल के तहत 6 नए एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी। 2300 करोड़ रुपए की डाउन पेमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिलेगी। 1300 करोड़ का निवेश पहले और दूसरे चरण में आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को एयरक्राफ्ट रिपेयर सर्विस हब बनाएंगे। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण उनके कामकाज में सुधार के लिए किया जाएगा। कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटेड रूट्स के जरिए एफडीआई की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74% किया जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। प्रवासी श्रमिकों के साथ हादसों पर सीएम योगी सख्त। कहा, अवैध वाहनों से व पैदल न करने दी जाए यात्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों के साथ हो रहे सड़क हादसों को गंभीरता से लेते हुए
अफसरों को आदेश दिया है कि प्रदेश में कोई भी प्रवासी कामगार व श्रमिक पैदल, बाइक या ट्रक आदि अवैध और असुरक्षित वाहन से न आने पाए। यदि ऐसा करते कोई पाया जाए तो उक्त अवैध वाहन को तत्काल जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस पैदल चलने वालों को जागरूक करते हुए इन्हें रोके। सीएम योगी ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कहा कि कोरोना के चलते पढ़ाई ही नहीं, अब प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन होगा। दोस्तों, बता दें कि कोरोना के खतरे को देखते हुए घरों में बैठे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों ने भले ही ऑनलाइन तरीका ढूंढ लिया था, लेकिन उसके सामने प्रैक्टिकल जैसी गतिविधियों को जारी रखने की एक चुनौती बनी हुई थी। स्कूलों ने अब इसका रास्ता भी निकाल लिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसे लेकर एक बड़ी पहल की है। इसके तहत घर बैठे छात्रों को अब वर्चुअल तरीके से प्रैक्टिकल कराया जाएगा। इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। इसे जल्द ही संगठन से जुड़े देश भर के स्कूलों में आजमाया जाएगा। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये न्यूज़ कैसी लगी। दोस्तों, चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी दिल्ली में प्रवासी मजदूरों से मिले। मजदूर बोले, उन्होंने हमें मास्क और खाना दिया, आखिर किसी ने तो हमारी सुनी। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली में सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की। अपने घर जा रहे देवेंद्र ने बताया कि राहुल ने करीब 30 मिनट तक मजदूरों का हाल जाना, मास्क, खाना और पानी दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बोलकर गाड़ियां मंगवाई और कहा कि इनसे आप सभी लोगों को घर तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में एलईटी के शीर्ष आतंकी जहूर वानी समेत 5 गिरफ्तार, कई आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़। बता दें कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम के अरीजल खान साहब में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के टॉप ओवरग्राउंड वर्कर जहूर वानी समेत 5 को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। यह आतंकी ठिकाना जहूर के घर से महज 200-300 मीटर की दूरी पर था। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। डोनाल्ड ट्रंप बोले, पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त, भारत के साथ मिलकर बना रहे हैं कोविड-19 का टीका। बता दें कि अमेरिका कोरोना वायरस का टीका बनाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारतवंशी अमेरिकियों को शानदार वैज्ञानिक की संज्ञा देते हुए शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही थी। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि इस साल के आखिर तक कोविड-19 का टीका बन जाएगा। दोस्तों, बता दें कि अमेरिका में भी भारतीयों की बड़ी आबादी है और इनमें से बहुत से लोग टीका बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। ये महान वैज्ञानिक और शोधकर्ता हैं, तो जरूर इस टीके को बनाने में सफलता हासिल हो सकेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।